हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर में यूनिट फर्स्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक व्यवहारवाद बिहेवियरलिज्म की हम बात करेंगे। व्यवहारवाद क्या है? सबसे पहली चीज़ तो हमें दिमाग में रखना है कि व्यवहारवाद एक अध्ययन पद्धति है, एक ऐसी अध्ययन पद्धति जिसमें मानव व्यवहार और मानव के व्यवहार में भी उसके राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किए जाने की बात की गई। आधुनिक ये अध्ययन पद्धति रही है। अगर हम इसकी बात करें तो यह 1908 में पहली बार ग्राहम वलास की पुस्तक थी ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। पहली बार व्यवहारवाद की चर्चा ग्राहम वलास द्वारा की गई थी। उसके बाद आर्थर बेंटले की पुस्तक थी द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। ये दोनों ही पुस्तक में अपन कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में इस अध्ययन प्रणाली को लाने की बात की गई थी। उसके बाद 1925 में चार्ल्स मरियम ने अपनी पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स में व्यवहारवाद का उन्होंने समर्थन किया, और एक तरीके से उसके बाद ही ये माना जाता है कि जो शिकागो संप्रदाय था, जो शिकागो स्कूल था, वो व्यवहारवाद का गढ़ बना, और तब से राजनीति विज्ञान में इसको शामिल करने की बात की गई थी। इसके प्रमुख प्रणेता के रूप में डेविड ईस्टन का योगदान, अगर हम व्यवहारवाद की बात करेंगे तो हम डेविड ईस्टन का नाम अवश्य लेंगे। डेविड ईस्टन की जो पुस्तक थी द पॉलिटिकल सिस्टम, उसमें उन्होंने राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद को लाने का उन्होंने चर्चा करी, और व्यवहारवाद की विभिन्न इसमें परिभाषा, उसकी विशेषताओं का भी उन्होंने वर्णन किया गया। फिर कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ थी, व्यवहारवाद के उदय के क्या कारण थे? तो पहला कारण था कि परंपरागत अध्ययन पद्धति के प्रति जो आधुनिक अध्ययनकर्ता थे उनके मन में एक असंतोष था, और उनको एक लग रहा था कि राजनीति विज्ञान को एक संकुचित परिधि से बाहर निकालना आवश्यक है, और परंपरागत अध्ययन पद्धति जिसमें दार्शनिक, ऐतिहासिक, औपचारिक अध्ययन पद्धति के स्थान पर वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों को महत्व दिया जाना चाहिए। दूसरा कारण था कि अन्य सामाजिक विज्ञानों का भी प्रभाव पड़ा। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम व्यवहारवाद की बात की गई, जहां मानव व्यवहार के अध्ययन किया जाने लगा, उसका विश्लेषण किया जाने लगा, तो राजनीति विज्ञान में भी उसको लाने का अन्य सामाजिक विज्ञानों से विचार लिया गया। फिर तीसरा, जो द्वितीय महायुद्ध का जो प्रभाव पड़ा, वो भी उसने भी राजनीति विज्ञान को प्रभावित किया, और राजनीति विज्ञान के जो अध्ययनकर्ता थे उनको ये एहसास हुआ कि दुनिया में इतनी बड़ी घटना घट रही थी, और जो परंपरावादी थे वो अपनी ऐतिहासिक और वर्णनात्मक और औपचारिक अध्ययन में इतने मशगूल थे कि उन्होंने इस खतरे का एहसास नहीं हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से भी ये माना जाता है कि राजनीति विज्ञान को अपनी अध्ययन पद्धति बदलने की आवश्यकता महसूस हुई। फिर हम लेंगे व्यवहारवाद का अर्थ एवं परिभाषा। तो व्यवहारवाद के लिए हम कह सकते हैं व्यवहारवाद, जैसे मैंने कहा कि यह एक क्रांति थी जिसने राजनीति विज्ञान के अध्ययन को बिल्कुल बदल दिया। जहाँ मनोविज्ञान में इसका शब्द बिहेवियरिज्म था, जहाँ प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता था, लेकिन राजनीति विज्ञान में इसको बिहेवियरलिज्म यानी कि व्यवहारवाद का प्रयोग किया जाता है। इसमें कर्कपैट्रिक की परिभाषा लूँगी मैं। व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान का एक ऐसा वैज्ञानिक उपागम है जिसके अंतर्गत व्यक्ति की राजनीतिक भूमिका को प्रभावित करने वाले सभी तत्वों का अध्ययन किया जाता है। एक और ले लेंगे हम डेविड ईस्टन की परिभाषा। डेविड ईस्टन ने क्या कहा? व्यवहारवाद वैज्ञानिक आधार पर व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करने वाला उपागम है। फिर व्यवहारवाद की क्या मान्यताएं हैं? तो डेविड ईस्टन ने अपनी जो पुस्तक है द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म, उन्होंने उसमें 8 विशेषताओं की चर्चा करी जिन्हें बौद्धिक आधारशिलाएं भी कहा जाता है। पहली विशेषता है नियमितताएं या रेगुलरिटीज़। उनका यह मानना है कि मनुष्य एक निश्चित विधि से व्यवहार करता है, उसके व्यवहार में कुछ बातें नियमित रूप से पाई जाती हैं और इन्हें ढूंढकर नियमों के रूप में प्रकट किया जा सकता है। इन व्यवहार के जो सामान्य तत्व हैं उसके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण
किया जा सकता है और इन सिद्धांतों की सहायता से राजनीतिक व्यवहार को भी समझा जा सकता है। दूसरी विशेषता है सत्यापन, यानी कि जिन नियमों का मानव व्यवहार के संबंध में निर्माण किया जाता है उसकी सत्यता की जांच करने के लिए जो दोबारा अगर आप उसको करें और सेम अगर उसका रिजल्ट आता है तो वो सत्यापन कहलाता है। तो नियमों की सत्यता की जांच से मानव व्यवहार के अध्ययन या उसके लिए जो तथ्य संग्रहित किए जाते हैं उनकी जब जब जांच की जाएगी विभिन्न प्रयोगों से उनकी सत्यता प्रकट की जा सकती है। तो ये थी सत्यापन की विशेषता। तीसरी है तकनीक का प्रयोग। तो व्यवहारवाद में वैज्ञानिक तकनीक जैसे कि गणितीय प्रतिमान, प्रश्नावली प्रणाली, पर्यवेक्षण आदि का प्रयोग करके राजनीति को भी विज्ञान का दर्जा दिलाया जाना चाहिए, जिससे कि राजनीति विज्ञान के जो निष्कर्ष हैं वो अधिक शुद्ध और प्रामाणिक होंगे। फिर चौथी विशेषता है परिमाणनीकरण, यानी कि क्वांटिफिकेशन, जिसका अर्थ है शोध के लिए संग्रहित तथ्यों आंकड़ों का यदि सांख्यिकी पद्धति से शुद्धिकरण किया जाए तो वह अधिक प्रमाणित होगा। जितना सूक्ष्म पर्यवेक्षण होगा उतना ही व्यवहारिक और यथार्थ उसका अध्ययन होगा। फिर पांचवी है मूल्य मुक्त अध्ययन होना चाहिए। इनका मानना है कि जो परंपरावादी थे उनका हमेशा मूल्य युक्त अध्ययन रहा। उन्होंने अपनी भावनाओं से जोड़कर स्थितियों का आकलन किया, जबकि वैज्ञानिक जो व्यक्ति है वो अपने मूल्यों से तटस्थ रहकर स्थिति का अध्ययन करता है। तो राजनीतिक विज्ञान में भी जो विचारक हैं उनको अपनी भावनाओं को परे रखकर मूल्यों से मुक्त रहकर ही अध्ययन किया जाना चाहिए, जिससे कि उनका अध्ययन अधिक स्वतंत्र और तथ्यों पर आधारित होगा। फिर नेक्स्ट है व्यवस्थापन विशेषता, यानी कि एक व्यवस्थित अध्ययन करने पर बल देते हैं उनका कि जो शोध करने के लिए जो भी आपने संग्रहित सामग्री ली है जब तक उसको व्यवस्थित ना किया जाए, जब तक तथ्यों के आधार पर सिद्धांत का निर्माण ना हो तब तक वो अध्ययन बेकार हो सकता है। तो व्यवस्थित अध्ययन करके, यानी कि पहले वैज्ञानिक पद्धति से तथ्यों को एकत्रित करो और तथ्यों के आधार पर सिद्धांत का निर्माण करना चाहिए, तभी वो पूरी तरह से सही साबित होगा। फिर नेक्स्ट है विशुद्ध विज्ञान। उनका ये मानना है कि राजनीति विज्ञान को भी एक विशुद्ध विज्ञान की तरह बनाने की कोशिश होनी चाहिए। वैज्ञानिक विधियों को अधिक से अधिक राजनीतिक समस्याओं के निदान करने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। और लास्ट विशेषता है एकीकरण या समग्रता, यानी कि इंटीग्रेशन। उनका ये मानना है कि जो मानव का व्यवहार है उसका कोई एक पहलू नहीं होता, वो विभिन्न पहलुओं से जुड़ा हुआ होता है। उसी तरीके से राजनीति विज्ञान में भी मानव का जो व्यवहार है वो केवल राजनीतिक नहीं होता, वो आर्थिक उसके पहलू होता है, उसका सामाजिक पहलू होता है, उसके सांस्कृतिक पहलू होते हैं। तो राजनीति विज्ञान को अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ जोड़कर ही उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। तो ये था व्यवहारवाद। अब हम लेंगे व्यवहारवाद की सीमाएं या इसकी आलोचनाएं। तो पहली चीज़ क्या है कि जिस तरीके की इसने मूल्य निरपेक्षता की बात करी है वो असंभव है। मनुष्य, एक तो राजनीति विज्ञान में हम मनुष्य द्वारा मनुष्यों की परिस्थितियों का आकलन कर रहे हैं, तो ऐसे में पूरी तरह से तटस्थ रहना संभव नहीं है। दूसरा, अत्यधिक शब्दाडंबर, यानी कि इतने भारी भरकम शब्दों का प्रयोग इस व्यवहारवाद में किया गया है जिससे इसका जो अर्थ है वो समझने में कठिनाई होती है। तीसरी आलोचना की जाती है कि मानव का जो राजनीतिक व्यवहार है उसका निश्चित अध्ययन असंभव है। कि जैसे हम कह रहे हैं कि भौतिक विज्ञान में तो जड़ पदार्थ चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन राजनीति विज्ञान में मानव के व्यवहार का अध्ययन करना, चूँकि मानव परिवर्तनशील है, मानव की परिस्थितियाँ परिवर्तनशील है, तो उस तरीके से उसका अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसमें एक बहुत बड़ा विरोधाभास पाया जाता है कि एक तरफ व्यवहारवादी कहते हैं ये भी मूल्य निरपेक्ष एवं तथ्य युक्त अध्ययन होना चाहिए और उसके अनुसार मूल्यों को हमेशा अध्ययन से परा रखना चाहिए, परंतु दूसरी तरफ उदार लोकतंत्र के पक्षपाती और साम्यवादी विरोधी बनकर स्वयं ही मूल्यों से मुक्त नहीं रह पाए। तो लोकतंत्र का समर्थन करना और साम्यवाद का विरोध करना, यानी कि कहीं ना कहीं मूल्य युक्त अध्ययन व्यवहारवादियों द्वारा ही हुआ।
फिर विश्वसनीय सिद्धांतों का निर्माण इसमें असंभव है कि चूंकि मानव का व्यवहार इनका अध्ययन का विषय वस्तु है, इसलिए कोई सुनिश्चित भविष्यवाणी इसमें नहीं की जा सकती। फिर अत्यधिक खर्चीली अध्ययन पद्धति है कि जो इन्होंने कहा कि सत्यापन में, परिमाणीकरण में जो आंकड़े हैं, तथ्यों का जो निरीक्षण करना है वो सर्वेक्षण के माध्यम से होना चाहिए। तो ये विकसित राज्यों में तो किया जा सकता है कि बार बार आप सर्वेक्षण कर रहे हैं, बार बार उन तथ्यों के आधार पर नए नए सिद्धांत का सृजन कर रहे हैं, लेकिन विकासशील राज्यों में इस तरह का अध्ययन बहुत ही खर्चीला साबित हो सकता है। फिर ये कहा जाता है कि इसमें मौलिकता का अभाव है। चूँकि राजनीति विज्ञान से पूर्व ये अन्य सामाजिक विज्ञानों में भी इसका प्रयोग हो रहा था, तो ये कहना कि राजनीति विज्ञान में एक मौलिक प्रयोग होगा, ये गलत है। फिर इसको प्राकृतिक विज्ञानों की श्रेणी से दूर ही माना जाएगा। राजनीति विज्ञान, मैंने पहले भी कहा है कि इसको विशुद्ध विज्ञान नहीं बनाया जा सकता। प्राकृतिक विज्ञान बिल्कुल अलग चीज़ है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन विषय वस्तु जो है वो जटिल है, वो परिवर्तनशील है। तो जैसे विज्ञान के निष्कर्ष एकदम निश्चित हो सकते हैं, यहाँ पर राजनीति विज्ञान में ये भ्रमपूर्ण या गलत भी हो सकते हैं। फिर एक इसकी जो आलोचना की जाती है वो है इसके सूक्ष्म और व्यापक अध्ययन की समस्या। के व्यवहारवादियों ने क्या कहा कि सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन करना चाहिए और छोटे छोटे समूहों का अध्ययन करके उन्होंने उसके निष्कर्षों को वृहद स्तर पर या बड़े स्तर पर लागू करने की उन्होंने चेष्टा रखी है, जो कि संभव या उचित नहीं माना जा सकता। अमेरिका के मतदाताओं के आधार पर आप भारत के मतदाताओं का आंकलन करोगे तो वो थ्योरी फेल ही होगी। अमेरिका की परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग है, भारत की बिल्कुल अलग है। तो इस तरीके से किसी एक या दो जगहों के अध्ययन के आधार पर समूचे मानव के अध्ययन को हम नहीं समझ सकते। फिर लास्ट है अधिनायकवादी इसकी जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर इसका अध्ययन करना असंभव है। कि जैसे अभी मैंने कहा कि वो लोकतंत्र का तो उन्होंने चाहा था कि भाई लोकतंत्र का अध्ययन होना चाहिए, लोकतंत्र का वो समर्थक भी थे, लेकिन इसकी एक आलोचना ये भी है कि अगर व्यवहारवाद को किसी अधिनायकवादी देश में अगर इस पद्धति को अपनाया जाए तो जहाँ कड़ा पहरा है, जहाँ स्वतंत्रता लोगों को अपनी बात कहने की नहीं है, वहाँ पर वो अपने राय को, अपने जो भी उनके विचार हैं उसको वो प्रदर्शित नहीं कर सकते। इसलिए भी व्यवहारवाद जो है प्रत्येक राज्य में सफल हो यह आवश्यक नहीं है। फिर लास्ट हम ले रहे हैं कि व्यवहारवाद का राजनीति विज्ञान को क्या योगदान है। तो सबसे पहली चीज़ तो इसने नवीन राजनीति विज्ञान की उत्पत्ति करी है, एक नया विषय, नई शब्दावली, और सबसे बड़ी बात कि क्या होना चाहिए से क्या हो रहा है, क्या है के सिद्धांत को राजनीति विज्ञान में स्वीकार करने में व्यवहारवाद का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फिर दूसरी इसका योगदान क्या है कि इसने राजनीति विज्ञान का पुनर्निर्माण किया है, राजनीति विज्ञान को नया विषय क्षेत्र दिया, नई अध्ययन पद्धतियाँ दी, नई भाषा, नई शैली, नई अवधारणाएं इस व्यवहारवाद के कारण प्राप्त हुई हैं। तीसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल दिया, राजनीति पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल साइंस बनाने में जो व्यवहारवाद का योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक पद्धतियाँ, तरीकों को इसमें शामिल करने का सबसे पहले जो एम्फेसिस है, जो जोर है, वो व्यवहारवादी द्वारा ही दिया गया। और लास्ट अंतर अनुशासनात्मक उपागम का प्रयोग व्यवहारवादी आंदोलन के कारण ही हुआ है, जिसमें राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ जोड़कर जो संबंध है उसके आधार पर इस विषय की व्याख्या व्यवहारवादियों द्वारा ही की गई। राजनीति विज्ञान और इतिहास का संबंध, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र का संबंध, राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र का संबंध। तो ऐसे अंतर अनुशासनात्मक उपागम की जो बात की गई है कि कोई भी एक विषय अपने आप में पूर्ण नहीं है, हर विषय को दूसरे विषय के सहारे ही समझा जा सकता है, और ये विभिन्न विषयों की जो एकता है वो किसी भी सिद्धांत को ज़्यादा प्रमाणिक बनाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।